कल हम लोगों ने मेडिसिन के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। तो आज हम लोग कंबाइंड मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी है। अगर आपने पीछे वाली रेमेडी का चार्ट बना रखा है तो इससे उसका कंपैरिजन करें। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको रेमेडी अच्छी तरह से समझ कि रेमेडी किस तरीके से काम करती है। कल मैंने जो एक रेमेडी ली थी S4 की, आज हम बात करते हैं S7 की। आई थिंक शायद हमने कल S7 भी ले ली थी। S8 की बात करनी थी हमें। S8 में हम दो रेमेडी कंबाइन करते हैं, S1 और A3। अब यहां पर आप देखिए, S1 एक यूनिवर्सल रेमेडी है जो लिम्फ पे काम करती है, और A3 एक ब्लड की रेमेडी है जो बेसिकली हार्ट पे काम करती है। तो S1 और A3 का कंबाइन इफेक्ट बॉडी पे क्या पड़ सकता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर, हम इसे क्यों यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो ये चीजें आपको इजीली क्लियर होंगी, नहीं तो मैं बोल के रह जाऊंगा, सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। जब हम खुद तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती हैं। सर अगर एस वन के साथ A3 यूज़ करेंगे तो A3 की वजह से वहाँ पे ब्लड का सप्लाई आई थिंक कि बढ़ जाएगा और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इजीली होगा वहाँ। अगर S1 तो यूनिवर्सल रेमेडी है तो वो जिस भी ऑर्गन के लिए हम काम करने के लिए देंगे उसको, जैसे अगर खाना खाने के पहले देते हैं S1 या तो वो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पे ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा। तो ब्लड के फ्लो को बढ़ जाने से वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे नेचुरोपैथ में होता है कि वहाँ का फ्लो बढ़ता है तो वो टॉक्सिन्स को लेके चला जाता है अपने साथ। आई थिंक ये होना चाहिए। वेरी गुड। आपके हिसाब से एसिड काम कहाँ पे करेगी? जैसे आपने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम ये सर, खाने से पहले, अ, अगर हम खाने के बाद लें या खाली पेट लें तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सर आई थिंक ये जो जठराग्नि को फास्ट करने वाला काम करेगा ये। मतलब डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाना या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर दे रहे हैं तो या लिवर की फंक्शन या स्टमक की फंक्शन, या अगर इंटेस्टाइनल किसी डिसऑर्डर के लिए दिया जा रहा है तो ये उस पे बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि और अगर हार्ट का क्योंकि A3 भी है ना सर इसमें, हार्ट के लिए भी दे रहे हैं अगर, तो ब्लड के लिए भी जो दी जाने वाली रेमेडी है वो भी A3 ही है। और आई थिंक सर A3 ठंडी होती है या गर्म होती है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ उसमें। A3 गर्म होती है, एस हाँ। ठंडी होती हाँ, तो अगर ये है तो सर बैलेंस करेगा ना सर, ये बैलेंस मतलब हीट को भी तो बैलेंस करेगा। अगर एक ठंडा है और एक गर्म है तो जैसे वात और पित्त की अगर हम बात करते हैं तो वात और पित्त जैसे बिल्कुल दो अपोजिट होते हैं। तो वात में गर्म पानी देते हैं, पित्त में हम नॉर्मल पानी देते हैं। तो उसी तरीके से ये हीट और उसको भी बैलेंस करेगा सर ये, है। मैम, क्योंकि अगर एक ठंडा और एक गर्म है तो। आपने इसे डाइजेशन से क्यों जोड़ा है? सर एज वन एक्चुअली सर एक्चुअली इसलिए जोड़ा है क्योंकि मैंने अभी तक S1 का जितने भी लोगों से यूजेस मैंने सुना है तो जनरली लोगों से यही सुना है कि S1 अगर खाने के पहले दे दो और S10 अगर खाने के बाद में दे दो तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो 90% सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। दैट्स वाई वो मुझे पहली बार में अगर वो क्लिक करता है ना तो यूनिवर्सल रेमेडी तो वो है, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए ही वो मुझे क्लिक करता है, इसीलिए। S1 डाइजेस्टिव ट्रैक की रेमेडी नहीं है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक की रेमेडी होती तो एस्टा नहीं बनाई जाती। हाँ ओके सर, एक्चुअली वही मैंने कहा कि मैं कंफ्यूज कर रही हूँ थोड़ा सा। बट हाँ, अगर A3 उसमें मिक्स करते हैं तो ब्लड का फ्लो उसको बढ़ा देना चाहिए। सारी बात ठीक है, लेकिन इसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके सर, आई गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, जो आपने बोली वो सारी बातें एक एक ठीक है। आपके शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए एस वन ली जाती है। अब जहां कहीं भी आपको लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम होगी, वो चाहे स्टमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, सब पे काम करेगी ये। तो ये आपकी ऑल ओवर बॉडी के लिए काम करेगी S1 A3 का कॉम्बिनेशन। जैसा आपने बताया S1 यूनिवर्सल है, A3 ब्लड की रेमेडी है। तो हर्ट के लिए, हर्ट को मजबूत करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए, तो जठराग्नि नहीं बढ़ेगी, ऑल ओवर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए S1A3 का प्रयोग किया जाएगा। मेटाबॉलिज्म जिसे हम चय अपचय की प्रक्रिया कहते हैं, वो भी अग्नि की ही प्रक्रिया है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब हम आते हैं S9 पे। इसमें S5 और F1 है।
S5 आपकी लिवर रेमेडी है और F1 आपकी नर्वस रेमेडी है। तो S9 रेमेडी का प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं? सर लिवर के जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। आई मीन मतलब वैसे तो कहा जाता है कि मोस्टली डिसीज अगर साइकोसोमेटिक है, तो वैसे भी अगर सर ब्रेन और पेट का तो बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसे इंटेस्टाइन का है। तो आई थिंक कि सर अगर इफ इट इज वर्किंग फॉर लिवर S5 और F1, तो या तो मतलब लिवर की फंक्शनिंग, मतलब अगर मतलब जैसे लिवर के जितने भी डिसऑर्डर है, फैटी लिवर है, या मतलब सर लिवर को भी दूसरा ब्रेन कहा जाता है ना हमारे शरीर का। तो आई थिंक ब्रेन में जो डिसऑर्डर्स हैं और लिवर के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए दिया जाएगा सर ये तो। यहाँ पे हम ये बात करते हैं, S5 हमारी किस चीज की रेमेडी है? बेसिक रेमेडी क्या है S5 का? बेस क्या है? खाली लिवर या हम्म। ओके, बिलियस, लिवर एंड एसिडिटी, तीन हो गए ना सर ये? जी। हम्म। जब भी आपकी बॉडी के अंदर बिलियस हम्म। सिस्टम वीक होता है या हम्म। लिवर काम करते हुए थक जाता है, ये हम्म। सिरोसिस में भी हो सकता है और हम्म। हाइपोकंडीशन लिवर फैटीनेस में भी हो सकता है। हम्म। उस समय उसे ताकत देने के लिए S5 का प्रयोग किया जाता है और F1 उसके नर्व्स में नर्वाइन सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है। जो वहां पे एक्सेस हीट बन चुकी है जिसके कारण बिलियस जो है वो ज्यादा बनने लगा है या कम बनने लगा है, उसे कंट्रोल करने के लिए ये दी जाती है। तो बेसिकली S5 F1 जो है, या हम इसकी बात करें S9, आपकी लीवर रेमेडी ना होकर गॉल ब्लैडर की रेमेडी बन जाती है। गॉल सर ये जो कॉम्बोज हमने बनाए हैं, ये जो कॉम्बोज हम देख रहे हैं, तो क्या सर इसमें हर हर कॉम्बो में ऐसा है कि एक दवाई गर्म है और एक ठंडी है, ऐसा है या? नहीं, यहाँ ठंडी गर्म का कोई वो मत लीजिए आप। यहाँ पे आप सीधा जी। लीजिए कि आपने S2 ली, S1 ली, A3 जी। ली, हम्म। कॉम्बिनेशन किस चीज का बना रखा है। ये जितने अह, एडिशंस हैं ये फर्स्ट एडिशन में चलती हैं सारी दवाइयाँ। ओह, ओके ओके। इसके पीछे एक चीज का राज और है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी खुलेगा। जैसे अगर आप S4 यूज कर रहे हैं, S7 यूज कर रहे हैं, तो ये डाइल्यूशन 1 में यूज होंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप सी ग्रुप की C8 C9 यूज करेंगे तो डाइल्यूशन 3 में यूज होंगे। पी ग्रुप यूज करेंगे डाइल्यूशन 3 में यूज होंगी। वो क्यों होंगी, उस जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी सर। क्योंकि गड़बड़ यही होती है कि हम लोग ग्रुपों में डिफ्रेंशिएट करना नहीं जानते। अब जैसे अभी बात हो रही है, आपने बहुत अच्छा बताया कि S1 है, लेकिन आपको आपने इसको डाइजेस्टिव ट्रैक से जोड़ दिया। तो ट्रैक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ऑल ओवर बॉडी पे काम करती है, ऑल ओवर बॉडी के और पूरी कंप्लीट ब्लड पे काम कर रही है। तो आपकी हम्म। बॉडी में जो जर्नल वीकनेस है उसको दूर करने हम्म। के लिए एसिड काम करेगी। ऐसे हम्म। ही जो S9 है, जब भी आपको गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे, लिवर हम्म। रिलेटेड इश्यूज होंगे, और विशेषकर बाइलेस, जॉन्डिस, हम्म। तब हम्म। ये S9 रेमेडी काम करती है। हम्म। ठीक है। जी सर। L2 पे आते हैं। ये हमारा एक बहुत कॉमन रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी रेमेडी है। इसका कॉम्बिनेशन है S1 L1 A3। अब यहाँ पे S1 अगर हम लिम्फेटिक की ले रहे हैं तो L1 हमने क्यों चुनी, और उसके बाद फिर A3 तो हमने ली हुई है। ये कॉम्बिनेशन हम S8 में भी ले चुके हैं। तो L2 में इस कॉम्बिनेशन के पीछे क्या राज हो सकता है वो बताइए। कॉमनली जितने इलेक्ट्रोपैथ प्रैक्टिशनर्स हैं, L2 का प्रयोग बहुत किया होगा। L2 का प्रयोग कब, कहाँ और क्यों किया जाता है? आप ट्राई कीजिए। अभी जो मैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। हाँ जी। इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए सर, इम्यूनिटी बूस्टर का हमारा फार्मूला दूसरा है और वो ज्यादा इफेक्टिव है। हम्म। यहाँ इम्यूनिटी बूस्ट तो करेगा ये, लेकिन इसका बेसिक फंक्शन क्या है? S1 यूनिवर्सल है, L1 लिम्फेटिक है, A3 ब्लड की है। तो अगर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये विशेष रूप से हमारे शरीर पे क्या काम करता है? और ये एक ऐसी रेमेडी है जो क्लिनिक पे होनी भी चाहिए। जब भी आपके पास कोई पेशेंट थका हारा आता है, कमजोर आता है, आप उसे रेमेडी देंगे, इंस्टेंट उसमें ताकत फील होगी। और इसको अगर आप पानी की जगह गोलियों में इस्तेमाल करेंगे तो उसके मेरेकुलस रिजल्ट है।
ओके सर, एनीमिक कंडीशन में आई थिंक इट विल वर्क वेरी नाइस, जी अच्छे से काम करेगी एनीमिक कंडीशन में। और आई थिंक ये जनरल वीकनेस अगर आप कह रहे हैं तो आई थिंक सबसे पहले तो सर उसमें एनीमिक कंडीशन ही आती है, सिकल सेल वगैरह, या जो हाँ बहुत जी, जल्दी जल्दी थक रहे हैं, तो आई थिंक कि आप काफी नियर बाय हैं। अभी जी। डॉक्टर साहब ने बोला, विकास जी ने बोला कि ये इम्यूनिटी के लिए है, तो इम्यूनिटी के हुँ, लिए भी काम कर रही है। हुँ। इसके पीछे ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, ऐसा कौन सी टेक्निक काम कर रही है जो ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी बन जाती है? सर देखिए ना, अगर अगर हम एस वन की बात करें तो आपने कहा एस वन ब्लड की रेमेडी है, एल वन ऑलरेडी लिम्फेटिको ग्रुप की है, तो लिम्फ पे ही ये काम करेगी। और ए जो है वो हमेशा एनजीओ को जो ग्रुप है वो ब्लड की रेमेडी है। तो मतलब ब्लड की ही अगर प्योरिफिकेशन पे अगर बात करेंगे तो ये ब्लड प्योरिफिकेशन एज आप जो बोल रहे हैं कि मतलब ब्लड एनेमिक कंडीशंस में भी काम करेगा। टॉनिक सर मुझे लगता है सर ये बहुत हेल्थ सप्लीमेंट होना चाहिए, वो टॉनिक जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल जैसे सिंकारा टाइप्स। हाँ हाँ, जी, मतलब सिंकारा टाइप्स होना चाहिए सर ये, जी होना चाहिए। आई लेकिन गेस। जी, सिकल सेल आपने बोला है, ये रेड ब्लड सेल पे काम करेगी या व्हाइट ब्लड सेल पे काम करेगी? सर आई गेस कि ये व्हाइट ब्लड सेल पे काम करनी चाहिए ये। ये व्हाइट ब्लड सेल के लिए ही बनी है। जब भी आपके यस पास कोई पेशेंट आता है, टीएलसी गिरे हुए हो या बड़े हुए हो, तब ये रेमेडी काम करती है। आपके सर, ये पेशेंट प्लेटलेट्स पे काम करेगी? नहीं, हम्म। ये व्हाइट ब्लड सेल्स पे काम करती है। प्लेटलेट्स की जो ओके। रेमेडी है वो BEA3 है। हम्म। ठीक है, जी। इसके अंदर क्या हम्म। खूबी है? जब भी किसी पेशेंट के व्हाइट ब्लड सेल मात्रा में बहुत ज्यादा बनने लगे, तो उसको बुखार आ जाएगा, उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब किसी पेशेंट के व्हाइट ब्लड सेल कम होने लगे, जो एक कैंसरस कंडीशन होती है, उसमें भी ये रेमेडी बहुत काम करती है। पेशेंट एनीमिक फील कर रहा हो, शरीर में गर्मी खत्म हो गई हो, शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो, दोनों ही कंडीशन में ये काम करती है। इसको आप डाइल्यूशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसके डाइल्यूशन के रिजल्ट अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं P5। P5 में P2C5 N1 सर, ये जो हड्डियों का बुखार है उसमें भी काम करेगी क्या? काम करती है, उसी के लिए है ये हम्म। विशेष रूप से। मतलब टाइफाइड के लिए ना सर ये? पेट में भी काम करेगी। हाँ, बस वही। जी P5, बाकी लोग भी ट्राई करिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, मैं भी आप लोगों से सीखता रहता हूँ। सर मेरा तो पहली बार है सीरियसली बता रही हूँ, मैं तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ। हम एक्चुअली, पता है क्या है, हम गलती कहाँ कर जाते हैं, हम जी बुक सर। में फार्मूले पढ़ते हैं, उस पर लॉजिक नहीं लगाते। मैं भी आपको हम्म। बता दूं, ये S4 है, इसमें S2 और वेन वन मिला दीजिए, इसमें इतने इतने पार्ट्स मिला दीजिए, S1 इतना है, वेन वन इतना है, ये रेमेडी आपकी पूरी हो गई। ये इस पे काम करेगी। जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपका ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करेगा। और कॉमनली ये वो रेमेडीज है जिनका एक इलेक्ट्रोपैथ मोस्टली कॉमनली यूज नहीं करता। हम्म। और जो रेमेडी हम दे रहे हैं वो कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती, उसके पीछे भी हमें लॉजिक नहीं पता। हमें ये पता है कि ये फार्मूला हमें मिला था, ये काम करेगा या नहीं करेगा। हम्म। बेस्ट है इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस के लिए, आप फार्मूले का बेस समझे कि फार्मूला बनता क्यों और कैसे है, और कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट डालता है। अब मान लीजिए आपको पता लग गया है ये व्हाइट ब्लड सेल्स की रेमेडी बन जाती है L2, तो जब हम्म। भी आपको आपके पास कोई कंडीशन आए जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल कम या ज्यादा है, आप L2 का प्रयोग करके देखिए रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। आपके आगे हम्म। आंसर होगा। और मान लीजिए अगर रिजल्ट में कोई 19-20 कमी आ रही है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा मुझे S1 L1 या A3 में से कोई रेमेडी बढ़ाने या घटाने की जरूरत है या नहीं है। हम्म। इलेक्ट्रोपैथी आपकी सारी प्रैक्टिस बेस है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छा समझेंगे। अब यहाँ पे P5 रेमेडी है, अगर आप इसका पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है ये श्वास संस्थान, ग्रुप है, श्वास संस्थान की रेमेडी है। श्वास संस्थान में ब्रोंकाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, आपका ये क्या नाम, एल्वोलाई की प्रॉब्लम्स हो गई, ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। अब हमें ये तो पता लग गया हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन हम क्यों यूज करेंगे और ये किस गहराई पे जाके काम करेगी, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इसकी इस स्ट्रेंथ को देखना होगा, इस रेमेडी में कौन कौन सी रेमेडी मिक्स है। अब यहाँ पे P2C5 N1 है, P2 क्या काम करती है, C5 क्या काम करती है, N1 क्या काम करती है। अगर हमें बेसिक बेसिक काम भी पता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि P5 किस किस चीजों में काम करेगी। तो रटने से अच्छा है कि हम इसको समझने की कोशिश करें। यस सर, सर आई थिंक कि वेन वन तो मतलब जो हमारा
मतलब रेटिकुलो सिस्टम होता है उस पे शायद ये काम करता है वैन वन। और आई थिंक सर मैंने कई बार ये भी सुना है कि जब आपको देखना हो कि आपका पेशेंट ठीक हो गया कि नहीं, तो वैन वन दे के शायद उसको बाइंड अप किया जाता है, तो वैन वन एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। एंड कैंसरस ग्रुप तो सर वो कैंसर में ही काम करता है ना सर, कैंसर की बेसिक रेमेडी मानी जाती है कैंसरस ग्रुप। और पेट्रोल ग्रुप जो है। ग्रुप ने, देखिए आप यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर गए। जी आपने सर। जो रेमेडी की सबसे बड़ी खूबी पकड़ ली कि हम दवाई जी बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दवा बंद करने के लिए नहीं ले रहे हैं। यहाँ जी C5 वेन वन का कॉम्बिनेशन है। जी। अगर इस कॉम्बिनेशन को वेन वन C5 P2 लिखा होता, हम्म दवाई सेम रहती लेकिन मतलब बदल जाते। हम्म यहाँ पे P2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधी सी बात, हम लंग्स की रीजन या रेस्पिरेटरी रीजन की बात कर रहे हैं। हम्म रेस्पिरेटरी रीजन में सेकेंड लेवल की कैंसरस फॉर्म बनी है, जिसमें लिवर या एसिड का कंट्रीब्यूशन है, और जो पैतृक रूप से प्राप्त हुई है, इसका ये मतलब निकलेगा। या हाँ या 5 ये साल 10 साल पुरानी बीमारी है, वहां पे आप P5 का प्रयोग करेंगे। ओके। अब मतलब सर लंग्स का अगर कोई सा भी ब्रोंकियल मतलब ब्रोंकाइटिस है या लंग्स का किसी भी बीमारी के लिए ये कॉम्बो जाएगा हमारा। हाँ बिल्कुल। अब हम्म। इसमें क्या है, सपोज कीजिए कोई बच्चा आ गया, तो यस आपने सर। P3 रेमेडी का प्रयोग करना है। कोई मेल आ गया तो P1 रेमेडी का प्रयोग करना है। वृद्ध आ गया तो P3 का प्रयोग करना है। वुमन आ गई, P3 का हम्म प्रयोग करना है, लेकिन वुमन में एनर्जी है मेल वाली, तो आप हम्म P1 का प्रयोग करेंगे। उसके साथ जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाया, उस कॉम्बिनेशन के बाद जब आप उसे P6 सेकंड 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद देंगे, तो आप देखेंगे आपकी रेमेडी के प्रभाव को बढ़ाने का काम कंबाइंड रेमेडीज करती है। हम्म तो जब भी अगर आपकी मेडिसिन लिमिटेड है, सिंगल या डबल, मतलब तो एक या दो रेमेडी आप दे रहे हैं, हम्म सेकंड ग्रुप कंबाइंड ग्रुप का प्रयोग कीजिए, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आते हम्म। तो सर ये जो बेसिकली 6 और 7 नंबर वाला जो मेडिसिन है, हैं। इसमें बेसिक जैसे अगर P2 ऊपर वाले में P2 है और नीचे वाले में P1 है, जी मतलब पहले वाला कॉम्बो तो लगभग सेम है कि लंग्स है और C5 मतलब कैंसरस जी वेन वन हमने उसमें से गायब कर दिया है। जी। तो मतलब इसको ये जो फिर सर चार्ट हम देने किस। का पर्पस था मेरा, वो यही ये था। सर। वेन हम्म की है डिजेनरेटिव हम्म डिसीज, वेनेरियल हम्म और वायरस। हम्म हम्म अगर हम यहाँ पर वेन वन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये वायरल फीवर को कंट्रोल कर रही है, यानी इस व्यक्ति के हम्म अंदर पहले से बुखार दबा हुआ है। तो हम्म जितने भी हम्म प्रकार के बुखार हो, वायरल फीवर हो, डेंगू हो, उन सब में काम कर जाएगी ये। हम्म। जबकि P1 C5 आपके मुंह से जो बलगम आता है उसको निकलना बंद करने के लिए दी जाती है। हम्म। सबसे बड़ा डिफरेंस होता जी। है। एक 20 साल पुरानी बीमारी है, अस्थमेटिक कंडीशन हो, बहुत पुरानी कंडीशन हो, 6 नंबर की रेमेडी देंगे P5। और यदि नई कंडीशन है, नई कंडीशन का मतलब यह है क्रॉनिक कंडीशन है, तो आप P6। हम्म हम्म ठीक है। और जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे, आपको यही चीजें बुक्स में मिलेंगी। मैंने आप लोगों को एक बुक रेफर करी है, आप वो बुक लीजिए, बहुत अच्छी बुक है वो, डॉक्टर मशर हुसैन की। ठीक है, मैं इसमें एक बार देखता हूँ, अगर दे रखा है तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये किस किस चीजों पे काम करती हैं, तो आप अभी अभी इसमें डिफरेंस समझ जाएंगे। सर वो बुक ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। हाँ जी, ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। हम्म ठीक है। यहाँ सर पी जी। सर ये एक प्लांट को बहुत इंडिकेशंस है सर। नेक्स्ट एक ग्रुप को S1 देख ले तो S2 देख ले तो इतने इंडिकेशन है, तुम ओनली 3-4 इंडिकेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या सर ये सभी? मैम, इंडिकेशन को समझना होता है, टीचर की रिक्वायरमेंट वही है। अगर आप देखेंगे तो S1 आपके पूरे शरीर की रेमेडी है, S2 आपके पूरे शरीर की रेमेडी है, S5 आपके शरीर में कहीं पे भी गर्मी निकलती हो, पैरों में भी गर्मी निकल रही है तो S5 का यूज करेंगे, जेनाइटल पार्ट्स में गर्मी निकल रही है S5 का यूज करेंगे, ब्रेन में गर्मी निकल रही है S5 का यूज करेंगे। तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप? ऐसा बिलियस टेम्परमेंट का मेडिसिन है सर S5। बिलियस टेम्परामेंट का मेडिसिन है, तो वो जो डिफरेंशिएट है वो आपको टीचर ही एलोबरेट करके बताएगा कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं भी इतनी सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ आपको कि आप ये चीज पढ़ लीजिए, ये चीज पढ़ लीजिए, लेकिन वो फिर फाइनली वही होगा जैसा आपने औरों से सीखा होगा
कि भाई ये चीज इस चीज की रेमेडी है, बस ठीक है। जब यूज करने की बारी आती है तो पता चलता है रेमेडी काम ही नहीं करती। Yes. इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, समय चाहिए सीखने के लिए। अब जैसे मैं आपको बुक में पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ P5। P5 का प्रभाव फुफ्फुस तथा उसकी श्लैष्मिक कला, वायु प्रणाली सूत्रों, वायु कोशों पर उत्तम रूप से होता है। फुफ्फसीय गलन चाहे वंशानुगत हो या सूत्रिक, सभी में P5 लाभ प्रदान करती है। फेफड़ों की क्षय, घाव, दूषित कफ की उपस्थिति और दुर्बलता व्याप्त हो तब P5 उत्तम लाभ पहुंचाती है। ठीक है, अब पढ़ता हूं मैं P6। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्राचीन पुस्तकों में भी P5 तथा P6 को एक ही प्रकार की औषधि से निर्मित किया जाता है, ऐसा वर्णन है। परंतु दोनों औषधियों में प्रयुक्त मात्राएं भिन्न भिन्न है, इसलिए शायद इन औषधियों के कार्य व क्षमता में अंतर पाया जाता है। P6 के द्वारा साधारण खांसी, जीर्ण स्वर यंत्र, प्रदाह व खांसी, फुफ्फुसों की शाहीन रेजिश, सूजन, दमा आदि रोगों की अवस्था में सुधार आता है, क्योंकि इनके गुण भी श्लैष्मिक कला तथा वायु प्रणाली पर प्रभाव रखने का कार्य करते हैं। अब ये बताइए, इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दिया? नहीं सर। जो मैंने बोला, क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस दिखाई दिया? सेम बीमारियां उसमें बता दी, सेम बीमारियां इसमें बता दी। Yes, sir. बिल्कुल सच है सर। वही कंफ्यूजन होता है। जी, तो अब इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें? तो जहां पर भी वेन वन आ गई, समझ लीजिए डीजनरेटिव कंडीशन की रेमेडी है ये। तो जब डीजनरेटिव कंडीशन लगती है तब P5 दी जाएगी, और जब केवल क्रॉनिक कंडीशन हो तो P6 का प्रयोग किया जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें वेन वन नहीं जोड़ी गई और कॉम्बिनेशन में भी मात्राएं अलग अलग रखी गई हैं। तो यहाँ Sir, पे जो मैंने चार्ट दिए हैं, अगर आप ये अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की रेमेडी को बनाने में परेशानी होगी। सर डिजेनरेटिव एंड जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होता है ना सर? जी, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप लोग भी प्रयास कीजिए बोलने का, ताकि आपको ये रेमेडीज समझ आए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो समझ में आने में दिक्कत होंगी। चलिए P7 पे आते हैं, A1 P2 C5। अब देखिए इसमें भी P2 C5 है, तो ये रेमेडी कहाँ दी जाएगी, किसको दी जाएगी? P7 का प्रयोग कहाँ किया जाएगा आप लोगों के हिसाब से? अगर हम P7 की बात कर रहे हैं तो हमें P2 पहले रखनी चाहिए थी। देन हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो C5 आना चाहिए था, लास्ट में A1 आना चाहिए था। और मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जो रेमेडी हमें मेन चाहिए होती है हम उसे सबसे पहले रखते हैं। तो इसमें सबसे पहली रेमेडी A1 रखी गई है। भले ही ये P7 रेमेडी है, लेकिन रेमेडी रखने का पर्पस A1 का है। अब बताइए इसे हम क्यों और कैसे प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, आप लोग बाकी लोगों का जवाब नहीं देंगे तो मुझे लगता है मेरा पढ़ाना बेकार है, फिर तो मैं आप लोगों को रीड करके पढ़ के बता दूंगा सारा। सर मैं कुछ बोलूँ अभी? सर मुझे लगता है सर हार्ट और ये जो हमारा हार्ट और लंग्स के बीच में जो जो भी वेन्स और नर्व्स होती है ना सर, जो ब्लड शुद्ध और अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिका होती है, शायद ये वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। क्योंकि A1 जो है वो ब्लड की रेमेडी है और P जो है वो लंग्स की है, तो A लेकिन पहले रखा गया है। तो आई थिंक कि A1 हार्ट की रेमेडी नहीं है। हाँ मतलब सर ब्लड की रेमेडी है ना सर ये? A1 ब्लड की रेमेडी नहीं है, यही आर्टरी गलती। ये आर्टरी आर्टरी की की रेमेडी रेमेडी है। आर्टरी, हाँ तो सर आर्टरी मतलब जो आर्टरीज जो इंटरकनेक्टेड है लंग्स के साथ में, ये उस पे काम करनी चाहिए सर, जिसमें मतलब कैंसर के प्राइमरी लक्षण अगर पाए गए हों उन पे ही शायद ये काम करेगा। ठीक। अब ये बताइए, जो हम श्वास लेते हैं उस पे काम करेगी या जो हम श्वास छोड़ते हैं उस पे काम करेगी? आई गेस जो सांस छोड़ते हैं सर उस पे काम करेगी ये। क्यों करेगी? अब रीजन पता है आपको? सर आई थिंक कि जो A1 अगर आप बात कर रहे हैं और आर्टरीज की रेमेडी है, तो एक शुद्ध रक्त ले जाने वाली, एक अशुद्ध ले जाने वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ते हैं तो जब प्योरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस चल रहा है तो उसकी वजह से ये हम आउट मतलब एग्जिस्ट वाली जो चीज़ है, मतलब जो हम एक्सेल करते हैं उस पे काम करना चाहिए सर ये। तो क्या हम इसको बीपी के पेशेंट को यूज करा सकते हैं? यस सर। दिया जा सकता है कॉम्बिनेशन माइनर उसमें। यस सर।
ठीक सर है। लेकिन C5 क्यों मिला है? क्या C5 तो डिजेनरेटिव के लिए है ना सर ये? C5 डिजनरेटिव के लिए है, लेकिन यहाँ देखिए C5 किसके लिए लिखी है? लिवर। लीवर, गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर। जब भी हम्म, आपके गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आएगा, वहां पे C5 लग जाएगी। ओके। ठीक है। और इस कंडीशन हम्म, में क्योंकि हम्म, आप श्वास ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में हीट बनेगी या बॉडी करेक्ट। ठंडी पड़ेगी? हम्म। बताइए। सर ज्यादा छोड़ रहे हैं तो आई थिंक ठंडी होगी ना? गलत, आपकी बॉडी हीट करेगी। जब आपकी बॉडी में एक्सेस हीट है, तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो बॉडी हम्म। बहुत ड्राई होगी या ड्राई होगी ना, उसे नमी नहीं मिलेगी, हाँ तो वो गर्म होती जाएगी, वो गर्म होगी। लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे हमने P2 ली है, जो ऑक्सीडेट करेगी, उसको उसको हम्म, फैलाएगी, जो हम्म, हमारी बॉडी हम्म, में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करेगी। हम्म, जो PA1 है वो हमारी हम्म, आर्टरी को फैलाने का काम करेगी। हम्म, P2 जो है वहां पे नमी लाएगी। और C5 इनका जो जनरेटर है, लिवर और गॉल ब्लैडर, बेसिकली गॉल ब्लैडर, उसकी हीट को कम करने के लिए प्रयोग करी गई है। हम्म, अब आपको डेल्यूशन 1 और डेल्यूशन का 3 का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्लियर हो सकता है कि आ रहा हो कि हम 1 कप यूज करते हैं और 3 कप यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पैटर्न मैं बता देता हूं। एस ग्रुप, ए ग्रुप, एल ग्रुप, ये आपके डेल्यूशन 1 के ग्रुप होते हैं। सी ग्रुप, पी ग्रुप, वेनीरियो ग्रुप, वर्मीफ्यूगो, ये आपके डेल्यूशन 3 के ग्रुप होते हैं। और जो फेब्रिफ्यूगो बचता है, इसको आप सेकंड डेल्यूशन पे यूज करिए, आपको जो एग्रीवेशन की शिकायतें आती हैं ये नहीं आएगी। यानी आपने अगर सी ग्रुप कभी भी यूज करना है तो इसका शुरुआत ही डेल्यूशन 3 से करिए, इसकी कभी डेल्यूशन 1 से शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर जरूरत नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम आएगी सर? मैम एक्चुअली सी ग्रुप जो है एक नेगेटिव ग्रुप है। अगर हम इसको महाग्रुपों में स्टडी करते हैं, जो मैंने शुरू में बताए थे, तो महाग्रुप में 2 ग्रुप आपके पॉजिटिव है और 1 ग्रुप नेगेटिव है। यानी एंजाइटी को ग्रुप और स्प्रोफ ऑल्सो ग्रुप आपके पॉजिटिव ग्रुप हैं। उनको रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सी ग्रुप बनाया गया है। तो अगर हम ए और एस डेल्यूशन 1 में यूज कर रहे हैं, तो सी ग्रुप को हमें डेल्यूशन 3 में यूज करना ही होगा। ये नेचर लॉ है। सी ग्रुप का तो सर एक्चुअल स्ट्रक्चरल का फंक्शन स्ट्रक्चर पर काम आता है ना सर, वो तो डीप स्ट्रक्चर होने पे जाना पड़ेगा ना सर? जी जी जी, तो D3 को हम D1 मान के शुरू करते हैं। ओके। ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना और दवाइयां बना के रखेंगे, तो आप देखेंगे सी ग्रुप की आपकी मोस्टली डेल्यूशन 1 डेल्यूशन 2 यूज ही नहीं होते, और यूज ही आपका डेल्यूशन 3 से होता है सी ग्रुप। जब आप मेडिसिन बनाते हैं तब की बात बता रहा हूं मैं। अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, शरीर के हिसाब से दे रहे हैं, तो हो सकता है सी डेल्यूशन सी ग्रुप का 1 भी यूज हो, 2 भी यूज हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सी ग्रुप हमेशा नेगेटिव कंडीशन में ही चलता है। अब मान लीजिए कोई महिला आती है, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम है, C1 रेमेडी दी जाती है, तो डेल्यूशन 1 देंगे या थर्ड देंगे? तो आप थर्ड। उनकी बीमारी, हाँ जी थर्ड ना सर? जी, आप उनकी बीमारियों का जब कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जरूरत ही डेल्यूशन 3 की पड़ती है। 1 की सी ग्रुप में हमें मोस्टली केसेस में पड़ती ही नहीं है। हाँ, जब बीमारी पुरानी हो जाए, तब हम उसे पॉजिटिव फॉर्म में जल्दी जल्दी देते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था कि S1 या S2 का आप कॉम्बिनेशन बनाना और हर 5 मिनट में लेके देखना। क्या किसी ने करके देखा? सर सर S1 अलग, S2 अलग सर? हाँ, दोनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, और हर 5 मिनट्स में अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो 5 टैबलेट्स, और यदि आप ड्रॉप ले रहे हैं तो 3 से 5 ड्रॉप्स रेगुलर। और सर फर्स्ट डेल्यूशन? जी, डेल्यूशन 1 में। ओके। जी बताइए सर। सर मैंने तो नहीं किया, मैंने तो एक्चुअली सर मैं कल की क्लास में एब्सेंट थी, क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, बारिश बहुत था। मैं सर आज बता दीजिए, मैं विल ट्राई। आपके पास टैबलेट्स हैं जो नो हमें? सर, नो नहीं। नो नो सर, D1 केवल अजीत सिंह जी का वो जो D1 है मेरे पास वो। ओके, नहीं फिर वो गोलियों में ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है इसके। ओके। देखिए, अगर आप दवाई बनाना सीखना चाहते हैं, दवाइयों पे काम करना चाहते हैं, तो आपको उसके प्रैक्टिकल्स करने होंगे। यस मजे सर। की बात ये है कि हम इसमें कितने भी डेप्थ में जाके इनका प्रयोग कर सकते हैं,
ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती। तो अगर आप लोग दवाइयों पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो पहले दवाई बनाइए, अपने शरीर पर प्रयोग कीजिए, और जब वो आप पे काम कर सकती है तो वो दूसरे पे भी वही काम करेगी जो आपके शरीर पे करेगी। पर अगर आप किसी की गाइडेंस में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी गाइडेंस में भी कर लेंगे तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा। वो आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे, उसका जो लिखा हुआ है बुक्स में या जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी रहा है, वो बुक से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, और वो आपके किसी काम नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी P5 और P6 पढ़ा है, अगर आप उसे बुक में पढ़ेंगे, दोनों का एक ही अर्थ निकल के सामने आएगा, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग वाकई सीखना चाहते हैं तो हम इस पे काम करें, नहीं सीखना चाहते तो जो हमारा पैटर्न है इलेक्ट्रोपैथी का, मैं उस पे आके और पढ़ा के खत्म करता हूँ। सर मैं तो एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। सर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए सर। मैम प्रैक्टिकल चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल करने भी होंगे और उस पर बातचीत भी करनी होगी। इलेक्ट्रोपैथी आप सुन के नहीं सीख सकते। ये मैं सर वी कैन डू वन थिंग ना, जैसे जिस जिसको भी अभी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक डिप्रेशन या जो एंजाइटी है, तो जो मोस्ट कॉमन है, स्ट्रेस बहुत कॉमन है, उसके लिए अगर कुछ हो सकता हो तो सर आप बताइए, वो कॉम्बो बना के वी कैन ट्राई ना। एक एक घंटे में अगर हम ले रहे हैं तो क्या फर्क हो रहा है हमारे मेंटल स्टेटस पे या नेगेटिव थॉट्स पे, तो वो वी कैन चेक दैट। आप चीनी में दीजिएगा S1 A1 C1 F1 W। सर आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं सर बोले। S1 हाँ जी, A1 हाँ जी, C1 जी, F1 हाँ जी, W। ओके इसे सर। जीभ डाल के जीभ के नीचे चूसने के लिए दे दीजिए। जब ये चूस के खत्म कर लें तो दूसरा डोज दे दीजिए, ठीक है। और रिजल्ट आपको विद इन 2 मिनट्स मिल जाएगा। सर किसके लिए सर ये? हेडेक के लिए, सिर में दर्द हो, तनाव हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, सब में काम करेगा। बेसिकली जहाँ पे हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ऑक्सीजन कम मिलती है, उस केस में दिया जाता है। और अगर आपको लगे ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो P2 भी इसमें मिला सकते हैं। सर ये पिल के इसमें यूज करना चाहिए सर? देखिए स्ट्रेस दो तरीके का होता है, तनाव दो तरीके का होता है, इनकी वेराइटीज हैं। स्ट्रेस अलग है, तनाव अलग है, डिप्रेशन अलग है। इसमें मैंने नेगेटिव बताया थॉट्स था अलग हैं। नेगेटिव थॉट्स अलग हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप इसको कोई भी चीज हो, चाहे स्ट्रेस हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो, नेगेटिव थॉट्स हो, कुछ भी हो, आप इसको दो सिरों में बांट दीजिए, एक अग्रेसिव कंडीशन और एक डिप्रेसिव। अग्रेसिव में व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, दूसरे से लड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। वहीं इसी स्थिति में जो डिप्रेसिव स्थिति होती है, उसमें वो अपने आप को हार्म करेगा और दूसरे से दूरी बना के रखेगा, उसे अंधेरा पसंद आएगा, तो ये डिप्रेसिव स्टेट है। अब जो आपकी A1 C1 F1 WE की जो रेमेडी है, ये बेसिकली जो अकेला रहता है व्यक्ति उसको सपोर्ट करने के लिए, और जो एग्रेसिव है, इसी रेमेडी का थर्ड डाइल्यूशन, फिफ्थ डाइल्यूशन आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति अपने भावों को खो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस में जा रहा है या ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, तो इसमें आप P2 का प्रयोग भी कर सकते हैं ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। पर यहाँ पे जो आप P2 का प्रयोग करेंगे वो डाइल्यूशन 3 में प्रयोग होगा। आप भले ही S1 A1 जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये D1 में बनाए, पर आप जो P2 का इस्तेमाल करेंगे वो डाइल्यूशन 3 में करेंगे। आंसर आपके हाथ में होगा विद इन 2 मिनट। सर P2 थर्ड एडिशन में क्यों सर? मैम थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये रेमेडी जो है P ग्रुप हुआ, C ग्रुप हुआ, बहुत एग्रेसिव रेमेडीज होती हैं। ये लेते ही बॉडी के अंदर एग्रीवेट कर जाती हैं, इसलिए इनका थर्ड डाइल्यूशन ही मोस्टली प्रयोग में लाया जाता है। सर ये S1 भी बहुत एग्रीवेशन कर रहा है ना सर? S1 एग्रीवेशन नहीं करता। S1 एग्रीवेशन तब करेगा जब व्यक्ति की प्रकृति दूसरी होगी और आप उसको X1 दे रहे होंगे, तो वहां पे हम बोलते हैं सर S1 से कॉम्बिनेशन A1 मिलाना पड़ेगा बोलते हैं ना सर, नहीं तो वर्टिगो होता है। नहीं, अगर किसी को S1 सूट नहीं कर रही तो उसे चक्कर भी आ सकते हैं, क्रोध भी बढ़ सकता है, एनर्जी हाई हो सकती है, नींद दूर हो सकती है और यूरिन में जलन आ सकती है। बॉडी हीट अप होती है बेसिकली S1 से।
A1 कूल मेडिसिन है सर। A1 जो है वो नसों को फैला देती है, जिससे S1 में जो गर्मी है वो नसें खा सकती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है नसें, तो वो उसके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बेसिकली जब भी आप S1 यूज कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि आप S1 के साथ A ग्रुप की कोई भी रेमेडी मिला दीजिए, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसका रीजन ये है कि अगर आप सिंगल रेमेडी की क्षमता को नहीं पहचानते तभी आपको उसमें दूसरी रेमेडी मिलाने की जरूरत पड़ेगी। मेडिसिन टेम्परमेंट देख के देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी इसमें एक और खूबी बता दूं, S1 में आपको टेम्परामेंट भी देखने की जरूरत नहीं है। S1 में आपने बस ये ध्यान रखना है कि हमें पानी में देनी है या गोलियों में देनी है। अगर व्यक्ति नमी वाला है, नरम है, तो आप उसे गोली में देंगे, और व्यक्ति अगर एग्रेसिव है, कठोर है, आप उसे पानी में देंगे। S1 के आधे इम्पैक्ट तो यही चेंज हो जाते हैं। सर एक्चुअल में वाटर में दी थी सर, बट कॉन्स्टिपेशन हुआ था सर, एक्चुअल बीपी बढ़ा था, थोड़े थोड़े अभी मैं एग्रीवेशन फेस करी थी सर। मैम एग्रीवेशन आ जाएंगे ऐसे में, तो यहाँ पे आप H1 का डाइल्यूशन 2 या 3 यूज कर सकते हैं। पर मेरा मानना यह है कि जिसको आपने ऐसे दी थी वो व्यक्ति कठोर स्वभाव का, पुरुष स्वभाव का, मेल नेचर का व्यक्ति था, उसकी आंखों का रंग भूरा रहा होगा। S1 एग्रीवेट कर जाएगी। अगर आप उसे गोलियों में देते, एग्रीवेट नहीं करते। ओके सर। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं इसको। ओके सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 9th नंबर से आगे की रेमेडीज पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता दीजिए, हम डिस्कशन करें, अदरवाइज हम लोग सीधा फिर S1 के बेस पे जो हमारी रेमेडी का पार्ट है उस पे आते हैं। सर डिस्कशन पे जाएंगे। ओके, अच्छा जी। ठीक है सपना जी। और बाकी लोग, आप लोग कोई भी नहीं बोल रहे हैं। जी सर, जी सर। जी, डिस्कशन पे रहेंगे या हम लोग रेमेडी पे जी चलें? नहीं नहीं सर, डिस्कशन पे रहेंगे सर। आप लोग इसमें पार्ट कीजिए। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप लोग वाकई में वास्तव में इंटरेस्टेड हैं दवाइयां बनाना सीखने में, तो ये जो मैंने चार्ट दिया हुआ है, आप इस चार्ट को कॉपी पेन पे बना लीजिए। कल जब आप बोले तो साथ में उसको जोड़ने की कोशिश करें, तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक जब है आप, सर। हाँ, आप लोग अपनी रेमेडी बनाएंगे तब भी आपको पता होगा कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और ये क्या बॉडी पे असर रखेगा। सर मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत खराब चल रही है, तो इसलिए मैं ज्यादा सुन नहीं पा रही और कुछ कर नहीं पा रही सर। आप रेस्ट कीजिए फिर। हाँ जी, तो इसलिए मैं क्लास को अटेंड तो करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा उस पर वो नहीं कर पा रही, ठीक, ध्यान नहीं दे पा रही। तो अटेंड करती हूँ, लेकिन डिस्कशन पे ही चलिए सर आप। बाकी दिलशाद जी, कामेंद्र जी, पुरुषोत्तम जी, रुचि जी, स्नेह जी, तुलसी जी, आप लोगों की क्या राय है? जी सीखना है हमें। सीखना है तो बेटा बोलना शुरू कीजिए, बात करना शुरू कीजिए। फ्रेश है सर। जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो बात कीजिए, नहीं तो कोर्स खत्म होने के बाद आप किसी दूसरे डॉक्टर को ढूंढ रहे हो सीखने के लिए। हाँ जी। हेलो सर। जी सर फर्स्ट डाइल्यूशन पे कुछ मेडिसिन देने पर एक्चुअल S2 है सर, S2 एक्चुअल गायनिक को अच्छा काम आता है ना सर? एक्चुअली S2 देने पे क्रॉनिक है सर, गायनिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं सर? बिल्कुल होती हैं। फर्स्ट डाइल्यूशन